Hello everyone, welcome to the channel BioExpert Academy. BioExpert Academy आपके लिए लेकर आ रहा है वेरियस टॉपिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बैक्टीरियोलॉजी एंड many more in with simple explanation and detailed explanation. Okay, starting with physiology. फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक फिजियोलॉजी. ठीक है, सेल के बारे में जानेंगे, सेल कैसे डिवाइड होता है उसके बारे में जानेंगे, सेल के अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, देन वी विल गो टू एडवांस फिजियोलॉजी. आप थोड़ा ब्लड के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, WBC, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में जानेंगे. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कि आप सांस ले रहे हो तो कैसे वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जा रहा है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस आपके लंग्स में आकर वापस बॉडी से बाहर जा रहा है. तो इन सब की डिटेल्ड मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फिजियोलॉजी इन मेडिकल एंड पैरामेडिकल फील्ड, ये वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में, फिजियोलॉजी की सीरीज़ में पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, द सेल एंड इट्स फंक्शन. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, सेल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर हम सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ना, आपने सुना ही होगा 11th-12th में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाता है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं यार. गोल्गी एपरेटस होता है जो सारी चीज़ों को ऐसे बचा के रखता है बाद के यूज़ के लिए. ठीक है, सो आप वेरियस ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ोगे कि आपको क्या लगता है कि अगर इसमें से एक भी ऑर्गेनल नहीं होगा तो सेल को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है भाई. तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनल एब्सेंट हो तो आपके सेल को क्या होगा. ठीक है, अब सेल है तो सेल को भी कहीं से एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा. अगर सेल का डैमेज हो गया तो उसके साथ क्या होगा, ये नहीं कि चलो सेल डैमेज हो गया, हमको आंखों से दिख रहा है तो हम उसे निकाल कर फेंक देंगे. नहीं, ये तो नहीं कर सकते. तो डैमेज सेल्स के साथ क्या होता है. फिर ATP सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ATP सिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे. सो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. एंड फॉर रेफरेंस यू कैन यूज़ टॉर्टोरा और ग्यूटन्स फिजियोलॉजी बुक, मेडिकल फिजियोलॉजी बुक. ओके, सो सबसे पहले इन द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर द सेल इन इट्स फंक्शन हम पढ़ेंगे अबाउट सेल स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका रोल क्या होता है हमारे सेल्स के अंदर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर द सेल एंड इट्स फंक्शन. ओके, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मीनिंग क्या होता है. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. भाई ये चीज़ तो 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी और सबसे जो बेसिक यूनिट है जिससे आपकी पूरी बॉडी बनती है उसे हम सेल कहते हैं. ठीक है, अगर आप सेल, बहुत सारे सेल को जोड़ दो तो आपका टिश्यू बन जाता है. ठीक है, अगर आप बहुत सारे टिश्यूज़ को जोड़ दो तो आपका ऑर्गन बन जाता है. अगर आप बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़ दो तो आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी ही बन जाती है. ठीक है, तो ये सब जो आपकी बॉडी है वो बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल है. अगर सेल ही नहीं होगा तो ये सब तो भाई कहीं से नहीं बन पाएगा, है ना. तो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में. ठीक है, सो सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अब देखो सेल है ना, सेल के अंदर बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती है. ये आपका सेल है. ठीक है, सेल के अंदर बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ होती है. एक होती है आपका साइटोप्लाज्म और एक होता है आपका न्यूक्लियस.
ये सब क्या है यार, चलो देखते हैं, ठीक है। इमेजिन दिस इज़ योर सेल, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि सेल ऐसे ही खुला पड़ा हुआ होगा आपकी बॉडी में, कहीं पे भी घूम रहा है, कोई भी शेप का है? नहीं, सेल है ना, सेल के आजू बाजू एक लेयर होती है। अराउंड सेल देयर इज़ अ लेयर, लेयर थोड़ी टूटी फूटी बनी है, डोंट माइंड, बट इस लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो लेयर है जो सेल के आजू बाजू है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आपका सेल है ना, आपके सेल की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया, ठीक है, या फिर आपका सेल फट गया तो उसे फटने नहीं देगा, श्रिंक नहीं होने देगा, स्वॉलो नहीं होने देगा। फिर बाहर से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके सेल के अंदर घुसता है तो उससे भी आपके सेल को कौन बचाएगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सोचेगा कि कौन सी चीज़ें आपको सेल के अंदर लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा हो गया सेल है, सेल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हम उसे कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कहती है, हम उसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये आपका सेल है, सेल के अंदर ना एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक लिक्विड जैसा ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये पूरे एरिया में क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, देखो, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म में ही आपके जो वेरियस ऑर्गेनल्स है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि आपके वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, आपके राइबोसोम्स हो गए, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, ठीक है। सो ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब तो ये चलो हमने पढ़ ली सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल के अंदर की। नेक्स्ट इज, अब ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी सेल के अंदर, वो होती है न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक ऐसा सब्सटेंस आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपकी ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा सीआईडी और सारी जगहों पे कि वो लोग क्या करता है, ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उन ब्लड के सैंपल्स से फाइंड करते हैं कि कौन क्रिमिनल है। कैसे फाइंड करते हैं? वो ब्लड जो सेल्स होता है ना, ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में जाके वो क्या करते हैं, वो फाइंड करते हैं कि ये जो सेल है वो बेसिकली किसका है। कैसे फाइंड करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, आरएनए ये सब प्रेजेंट होता है ना, जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उससे पता चलता है कि वो जो सेल्स है, वो जो ब्लड का सैंपल है वो आपका है या नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके बारे में ना हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए बनता है, आरएनए बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि चलो छुट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। वो डीएनए होता है, डीएनए, आरएनए, इन सब के फॉर्म में आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऐसे ही पड़ा हुआ होगा? नहीं, ये ऑर्गन, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के आजू बाजू भी एक मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर शांति से आपका न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर शांति से आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है। डन, ठीक है, ओके। अब तो हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव स्टडीड अबाउट साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? आपके ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेकेंडली
हमने पढ़ा है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आजू बाजू होती है, ठीक है। अब देखो, एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म करके। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि आप साइटोप्लाज्म ले लो, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म ले लो और न्यूक्लियस ले लो, बस इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका साइटोप्लाज्म बन जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, जितना भी एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मतलब साइटोप्लाज्म हो गया, ऑर्गेनल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारी चीज़ें जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे साथ में मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। साथ में मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली बनता कैसे है, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली बनता है इलेक्ट्रोलाइट्स से, ठीक है। फिर ये आपका बनता है प्रोटीन्स से, वाटर से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वही तो एक ही तो चीज़ हुई भाई, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, अभी ना आपने जब 11th-12th पढ़ा, तो 11th-12th में क्या होता है कि लोग यानी कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ना ज़्यादातर टाइम वी यूज़ द टर्म्स साइटोप्लाज्म इंस्टेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मोस्ट ऑफन वी यूज़ द वर्ड साइटोप्लाज्म। क्यों ऐसा, बिकॉज साइटोप्लाज्म के अंदर ना ज़्यादातर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ना कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा ऑफन द टर्म साइटोप्लाज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ लिया साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया हो। नाउ चलते हैं हमारा फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, अच्छा, प्रोटीन से पहले थोड़ा बेसिक वाटर के बारे में बता दूँ, ठीक है। वाटर, हमारा जो सेल है, हमारे सेल के अंदर सबसे अबंडेंट अगर कोई चीज़ पड़ी है, सबसे अबंडेंट अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो वाटर होगी, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट थिंग इज़ वाटर। हमारे सेल में सबसे अबंडेंट चीज़ पानी होगी, और पानी के बाद जो नेक्स्ट अबंडेंट चीज़ आएगी आफ्टर वाटर आपके सेल के अंदर सेकेंड जो मोस्ट अबंडेंट चीज़ आती है वो होती है आपकी प्रोटीन, ठीक है। वो होती है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है, देखो, आपके बॉडी के अंदर ना बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाता है, आपका प्रोटीन। क्या बनाता है, आपका प्रोटीन, ठीक है। मतलब देखो, आपने मोती की माला देखी है ना, आपने एक मोती ले लिया, दूसरा मोती ले लिया, तीसरा मोती ले लिया, तब की मोती की माला बनती है। वैसे ही एक अमीनो एसिड ले लो, दूसरा अमीनो एसिड ले लो, तीसरा अमीनो एसिड ले लो, करके बहुत सारे अमीनो एसिड्स ले लो तो आपका प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। ये उसका मेन पॉइंट है कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन सी चीज़ है, प्रोटीन, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर ना दो टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक होता है आपका फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। देखो, नाम से ही थोड़ा अगर अंदाज़ा लगा सको तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करता है कि आपके सेल्स को ना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इंटीग्रिटी, ठीक है। मतलब क्या करता है कि आपके जो सेल्स हैं, आपके सेल्स यहाँ वहाँ ना चले जाए, एक जगह पर स्टेबल रहे, ठीक है। आपके सेल्स
टूट ना जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान ये रखता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन क्या करता है, आपके सेल्स के अंदर जो वेरियस फंक्शंस होते हैं ना उसको देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ओके, सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी फर्दर दो टाइप्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन ना दो टाइप्स के होते हैं, लाइक एक हो गए आपके लॉन्ग फिलामेंट्स, ठीक है। लॉन्ग फिलामेंट्स के अंदर आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और एक आपका फाइब्रिलार प्रोटीन। अब मतलब क्या है इसका, देखो आपका जो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना वो एक लॉन्ग फिलामेंट्स की तरह प्रेजेंट होगा। ये लॉन्ग फिलामेंट्स की तरह किस में प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना वो लंबे लंबे फिलामेंट्स, लंबे लंबे और पतले, लॉन्ग एंड थिन फिलामेंट्स के फॉर्म में ये ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये फाइब्रिल प्रोटीन है। फाइब्रिल प्रोटीन कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, ठीक है। और ये थिन भी हो सकता है और ये थिक भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ना ये भी थिन ही होता है, ठीक है। तो फाइब्रिल प्रोटीन एंड लॉन्ग फिलामेंट्स वाला जो होता है वो वाला प्रोटीन, ठीक है। चलो, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन क्या करेगा, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन सबसे पहले क्या करेगा, सेल को एक सही शेप देगा और एक सही सपोर्ट देगा, ठीक है, कि आपका जो सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह ना चले जाए, फटवट ना जाए। फिर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना वो सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर भी प्रेजेंट है। सीलिया एंड फ्लैजिला का क्या फंक्शन है कि अगर आपके सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो आपकी बॉडी के अंदर, या फिर किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर चिपकना हो, तो वो कैसे चिपकेंगे, विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इनके अंदर भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल जो होता है, माइटोटिक स्पिंडल के अंदर भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोटिक स्पिंडल का फंक्शन क्या होता है कि जब आपका एक सेल से दूसरा सेल बनता है ना, तो आपके एक पुराना क्रोमोसोम होता है और एक नया क्रोमोसोम होता है, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को खींचकर सेपरेट करना होता है। तो नया वाला एक सेल के अंदर जाएगा, पुराना वाला दूसरे सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका सेल रेप्लिकेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, माइटोटिक स्पिंडल। तो ये माइटोटिक स्पिंडल के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करें फाइब्रिल प्रोटीन की, तो फाइब्रिल प्रोटीन एक तो इनके स्ट्रक्चर का नाम है टिब्यूलर, ठीक है, टिब्यूलर स्ट्रक्चर। एक तो इनका नाम टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इनके, ठीक है। अब ये फाइब्रिल प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक आपका ये प्रेजेंट होता है कोलेजन में। कोलेजन कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो आपके जो ये सेल्स है ना, सेल्स के बीच में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। मतलब कि जो एक्स्ट्रा है वो सेल के बाहर है, ये जो है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये क्या करता है ना कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है, ठीक है। सेकेंडली कि ये सेल्स को एक जगह पकड़ कर रखता है कि सेल्स इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। एंड कोलेजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका कोलेजन। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, स्किन, ठीक है। इमेजिन आपकी स्किन है, आप अपनी स्किन को, आपके हाथ को कितना भी आगे पीछे करो, आपके हाथ में कोई व्रिंकल नहीं पड़ेगा, आपका जो हाथ है, आपकी जो स्किन है वो वैसी की वैसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये कोलेजन आपके स्किन से निकाल दो, तो
तो आपके स्किन में व्रिंकल्स पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो सेल की स्टेबिलिटी है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, वो पूरा कौन संभालता है? कोलेजन। अगर कोलेजन डिस्टर्ब हो गया, अगर कोलेजन को आपने निकाल दिया, तो आपकी स्किन के ऊपर व्रिंकल्स हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये प्रेजेंट होता है कोलेजन में। नेक्स्ट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इलास्टिन में। इलास्टिन भी वेरियस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलास्टिन क्या करता है ना, कि अगर आप आपकी स्किन को खींचो या किसी भी ऑर्गन को खींचो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि चलो आपने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले लिया तो आपके जो लंग्स है वो पूरे फूल ही चुके हैं, ठीक है, अब वो वापस अपनी शेप में नहीं आएंगे। कभी सुना है ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि इलास्टिन प्रेजेंट होता है। इलास्टिन क्या करता है ना, कि आपके जो भी ऑर्गन्स है, अगर मतलब ऑर्गन्स के अंदर ऑफकोर्स सेल्स प्रेजेंट होता है, तो आपके जो भी सेल्स है ना, उनको वापस से जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है उसमें लेकर आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो फाइब्रिल प्रोटीन है ना, जो फाइब्रिल प्रोटीन है, फाइब्रिल प्रोटीन के मेन फंक्शंस क्या है? एक तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक तो वो आपका इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और एक तो वो आपको आपके सेल्स को सपोर्ट देता है। ठीक है, कि आपके सेल इधर उधर लुढ़क ना जाए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बेसिकली अबाउट स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब हम बात करते हैं फंक्शनल प्रोटीन की, कि भाई फंक्शनल प्रोटीन का क्या काम है। देखो, फंक्शनल प्रोटीन ना नाम से ही पता चल रहा है कि वो आपके सेल्स के अंदर कुछ फंक्शन करता है। मतलब देखो, अगर ये वाले प्रोटीन सबसे पहले कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं। मूवेबल मतलब कि अगर ये प्रोटीन आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर घूमे, तो उससे आपके सेल की इंटीग्रिटी, आपके सेल का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है इट्स एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स क्या करता है ना, एंजाइम्स अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके सेल्स है, आपके सेल्स के अंदर एनर्जी लेवल डाउन हो गया, तो क्या होगा कि एनर्जी वापस तो आएगी कहीं से, राइट। तो एंजाइम क्या करेगा कि वो जो प्रोसेस है जिससे आपकी एनर्जी बन रही है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को फास्ट करेगा। तो एंजाइम क्या करता है ना, वो किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है उसे फास्ट कर देता है। ठीक है, तो आपका जो फंक्शनल प्रोटीन है उसका एक एग्जांपल है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करेंगे कि आपके जो भी फंक्शन है सेल्स के अंदर के, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, ओके। ऑल्सो जो फंक्शनल प्रोटीन है ना, वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और इनका शेप तो आपने अभी पढ़ा कैसा होता है, या तो ये ट्यूब्यूलर हो सकते हैं, या तो ये गोल 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 ग्लोब्यूलर हो सकते हैं। ठीक है, so this was all about structural and functional protein. So now let's move forward to our next topic, that is lipid. ठीक है, लिपिड्स का मतलब क्या होता है? लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसको मैं सिर्फ which gets dissolved in फैट। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँ, कोई एक एक ग्लास ले लेती हूँ, दूसरा ग्लास ले लेती हूँ, ठीक है, एक ग्लास के अंदर मैंने पानी डाल दिया, दूसरे ग्लास के अंदर मैंने कुछ फ़ैट जैसी चीज़ डाल दी, ठीक है, थोड़ा फ़ैट डाल दिया। अब मैं ना दोनों में लिपिड डाल रही हूँ, तो क्या होगा कि लिपिड इस वाले में नहीं डिज़ोल्व होगा, लेकिन इस वाले में डिज़ोल्व हो जाएगा। क्यों? लिपिड्स का मतलब ही ये होता है कि लिपिड्स एक ऐसा कंपाउंड होता है जो फैट के अंदर सॉल्युबल होता है, लेकिन आपके जो पानी है, वाटर है, उसके अंदर ये लिपिड्स सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके लिपिड्स के, फैट है आपका, ठीक है, ऑयल है, वैक्स है, आपके स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है वो है। तो ये एग्जाम्पल है आपके
लिपिड्स के, ठीक है। चलो अभी इनकी प्रॉपर्टी समझ आए कि ये जो है ना वो पानी के अंदर नहीं घुलेंगे, लेकिन ये किसके अंदर घुल जाएंगे, फैट के अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी में ना सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो लिपिड्स होते हैं, नेमली फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल, ये फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपके द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो और लेकिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट चीज़ थी आपके सेल की, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो आपका लिपिड है वो कितना प्रेजेंट होता है, देखो आपका पूरा सेल है, सेल में ना सिर्फ 2% ऑफ लिपिड प्रेजेंट होता है इन सेल मास, मतलब आपका जो पूरा सेल है उसके अंदर सिर्फ 2% लिपिड प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो, मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल, जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा ना एक और लिपिड है जिसका नाम है ट्राइग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरॉल और न्यूट्रल फैट, ये एक और टाइप के लिपिड है, ये भी एक टाइप के लिपिड है जो आपके सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब सारे नहीं बट कुछ सेल्स में ये लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लिपिड्स बेसिकली करते क्या है, स्टोर्स एनर्जी। ये जो लिपिड होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर होता है। जब ये लिपिड्स जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी, मतलब कि जब ये लिपिड्स लार्ज क्वांटिटी में होता है तब ये लिपिड्स क्या करेंगे, आपकी एनर्जी को स्टोर करेंगे, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, चलो कार्बोहाइड्रेट का ना सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वो जो आपके सेल्स है, सेल्स को प्रोवाइड करता है एनर्जी, आपके सेल्स को ना एनर्जी प्रोवाइड क्या कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा भाई, मतलब कि ये सेल को एनर्जी ले रहा है तो इसकी मजाल कि ये कम हो, लेकिन नहीं, आपका जो सेल है, सेल के अंदर ना सिर्फ 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ रहे हो, मतलब लिपिड से भी ज़्यादा कम, लिपिड भी 2% था, ये तो सिर्फ 1% है। चलो अभी इस पे भी ना थोड़ा ऐसे दया खा लेते हैं, ये आपका 1% प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप कोई और सेल उठा लो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उठा लिया मसल का सेल, मैंने एक मसल का सेल उठाया, तो मसल के सेल के अंदर 3% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैंने लिवर का सेल उठाया तो लिवर के सेल के अंदर 6% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ना बेसिकली कम ही होता है, ठीक है। तो चलो मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट इतना ही कम है तो आपके सेल्स को एनर्जी कैसे मिलती है वो मैं समझाती हूँ। देखो आपके सेल्स के अंदर ना एक, अच्छा आपने ये सुना है ना कि एनर्जी जो है वो बेसिकली ग्लूकोज से मिलती है, राइट। तो आपका जो सेल है, आपके सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, सुनना इसको ध्यान से, आपका सेल जो है, आपके सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का मतलब होता है चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का क्या मीनिंग होता है, चेन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि आप ग्लूकोज लो,
आप एक ग्लूकोज लो, दूसरा ग्लूकोज लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब आप ग्लूकोज की ना, आप ग्लूकोज की पूरी चेन बना दो, ग्लूकोज की पूरी चेन बना दो, तो आपका बनता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। अब क्या होगा कि जब भी आपकी जो सेल्स है, सेल्स के अंदर अगर एनर्जी का लेवल डाउन हुआ ना, एनर्जी का लेवल अगर आपके सेल्स के अंदर डाउन हुआ, तो क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये जो पूरी चेन है जो एक दूसरे से बंधी हुई है, हम साथ साथ है वाली, ये चेन टूट जाएगी। अगर ये चेन टूट गई तो जो ग्लूकोज है वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट। ये जो ग्लूकोज है वो सारे सेपरेट हो जाएंगे, ये जो ग्लूकोज है वो सारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो ग्लूकोज है फिर वो क्या करेंगे, आपकी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपकी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव लर्नड इन आवर फर्स्ट लेक्चर। आप देख सकते हैं, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, गोल्गी, लाइसोसोम्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, you are free to ask me. You can either mail me or you can write in the comment section. Okay, चलो, hope you have liked this lecture. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, पढ़ने दो, है ना। ओके दैन, चलो गाइज, होप टू मीट यू गाइज सून। चलो बाय।